हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 17th बीपीएससी सीरीज का यह चौथा डिस्कशन है जिसमें हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थीम उठाए हैं, जिसमें है बिग पिग बचरिंग स्कैम और सिकल सेल एंड थैलीसीमिया में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। और इसके अलावा इंडिया में का पहला पोम्पे डिजीज पेशेंट मर गई है, यानी उनका डेथ हो गया है। अब यह दोनों हेल्थ एंड डिजीज का है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसलिए रखे हैं क्योंकि इस दोनों में बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। बायोटेक्नोलॉजी यानी जीन से रिलेटेड चीज है, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम रखे हैं। और हेल्थ एंड डिजीज से बहुत क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर में हम देखे हैं, छोटा छोटा ही है, जैसे इस डिजीज का क्या कारण है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोजोम क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो उस समय करेंट अफेयर्स में थे। तो इस तीनों को हमने सिंक किया है करेंट अफेयर से, उसके बाद यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पिग बचरिंग स्कैम यह इंडिया में बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, और इसका कारण है बढ़ने का यह इंटरनेट और टेलीफोन इसका माध्यम होता है, और धीरे धीरे इंटरनेट का पेनेट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है, इसीलिए यह स्कैम भी बढ़ रहा है। सिम स्वैप स्कैम इससे पहले हम किए थे, तो यह पिग बचरिंग स्कैम है ना। अब आते हैं पिग बचरिंग स्कैम क्या होता है। देखिए, यह एक साइबर क्राइम है। हम शुरू में बोले इंटरनेट इसका माध्यम है, टेलीफोन इसका माध्यम है, इंटरनेट कम्युनिकेशन साइबर क्राइम है। पिग बचरिंग स्कैम को रोमांस स्कैम भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पीटी अलर्ट यहीं पे होता है कि अगर पूछे कि साइबर रोमांस स्कैम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा है? पिग बचरिंग स्कैम है। इसमें क्या करते हैं, फोनी इंटरनेट कम्युनिकेशन से पीड़ित को, विक्टिम को सबसे पहले तलाश करते हैं। हर जगह मिल जाता है, तो आजकल तो सोशल मीडिया पे हर चीज हर कोई डाल देता है। उसके बाद में उनको रोमांस करते हैं। उनसे रोमांस करने के बाद इतना ज्यादा ट्रस्ट उनका ले लेते हैं कि उनसे इन्वेस्टमेंट स्कैम स्कीम वगैरह में उनसे इन्वेस्ट कराने के लिए तैयार करवा लेते हैं। या आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रहा, इसमें भी तैयार करा लेते हैं, है ना। और बाद में पता चलता है कि वह कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, वो पैसे लेके भाग जाती है। क्लियर। यह साउथ ईस्ट एशिया में ओरिजिनेट हुआ है सबसे पहले। साजहू पैन चाइनीज फ्रेज है, जिसका मीनिंग होता है पिग बचरी, है ना। यानी सबसे पहले क्या करता है, वो लवर या फ्रेंड बन जाएगा और इस तरह का ट्रस्ट गेन कर लेगा आपसे कि आप अपने सारे मनी उसको भेज दीजिएगा। वो बोलेगा कि फॉरेन जॉब हम करा रहे हैं, कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, यानी आपका सबसे पहले ट्रस्ट जीतेगा, बाद में पता चलेगा कि वह गायब हो गया, कुछ है ही नहीं वैसा। क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो फॉरेन जॉब के लालच में अपने सारे कमाई को खत्म कर दे रहा है। तो यह है पिग बचरिंग स्कैम, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं रोमांस स्कैम। क्लियर। अब हम आते हैं इससे बचने के लिए क्या किया जाए। ऑफ कोर्स इससे बचने के लिए कोई डेटिंग ऐप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा केयरफुल करें। सोशल मीडिया साइट या व्हाट्सएप पे कई बार लिंक वगैरह आ जाते हैं कि फ्रेंड बनाइए, दोस्त बनाइए, है ना। कोई अगर सस्पिशियस लिंक आता है आपके पास या डाउन, तो उसको तुरंत इन्फॉर्म कीजिए कंसर्न डिपार्टमेंट को, है ना। तो इस तरह दूसरी बात, किसी पे ज्यादा आप विश्वास मत कीजिए, है ना। वह आप अगर डर में है, कोई बहुत बड़ा सपना एनी टाइम देख रहे हैं, लालच में है, तो वह आपके विश्वास को आराम से कैच कर सकता है ना। किसी भी तरह का सेंसिटिव डाटा है, उसको आप हमेशा थोड़ा केयर करके यूज कीजिए। जैसे आपका पासपोर्ट है, आधार है, बैंक इन्वेस्टमेंट है, अकाउंट डिटेल है, यही सब सबसे पहले लेते हैं और वो अपने टारगेट को डिसाइड करते हैं, और उसके बाद में पिग बचरिंग स्कैम हो जाता है। क्लियर। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिग बचरिंग, या ऐसे पूछ सकता है रोमांस स्कैम निम्नलिखित में से कौन है, उसमें कहीं देखिएगा एक पिग बचरिंग स्कैम। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्या ब्रेक थ्रू हुआ है सिकल सेल एंड थैलीसीमिया डिजीज में। देखिए, ये दोनों डिजीज ब्लड से रिलेटेड है, दोनों डिजीज जीन से रिलेटेड है, यानी पास ऑन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। और ब्लड में तीन चीज होते हैं, आपको पता है, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो यह रेड ब्लड सेल से दोनों डिजीज संबंधित है।
अब इस दोनों डिजीज का परमानेंटली क्योर नहीं था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह कर देते थे, इंडिया में बहुत है, हमारे बजट में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका चर्चा किए थे, सिकल सेल एनीमिया का, है ना। तो अब इसका यूके में पहली बार जीन थेरेपी से पूरी तरह कंप्लीट होने वाला यह थेरेपी सारा क्लिनिकल ट्रायल पास कर गया, जिसका नाम है कैसगेवी। इसी के बारे में हम बात करेंगे। यूके ड्रग रेगुलेटर एक अप्रूव किए हैं जीन थेरेपी, जिसमें जीन रिलेटेड होता है। अभी हम देखेंगे जीन थेरेपी क्या होता है, जिसे सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया दोनों एक अप्रूव कर गया है, क्योंकि दोनों ठीक हो गया है, इसलिए यह लैंडमार्क ब्रेक थ्रो बताया जा रहा है। और यह पहला लाइसेंस थेरेपी इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि थैलेसीमिया थैलेसीमिया और सिकल सेल का पहला लाइसेंस थेरेपी विश्व में कौन सा है ना, तो यही है। और यह किस पे बेस्ड है, जीन एडिटिंग टेक्निक, यानी जीन को एडिट करने का टेक्निक। बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जिसमें से एक टेक्निक है क्रिस्पर कैस9। देखेंगे अभी इसके बारे में, टेंशन मत लीजिए, है ना। इस या 2020 में जो इनके खोज करता थे उनको नोबेल प्राइज के मिला, और यह इन्होंने सबसे पहले खोज कब किया, 2012 में, यानी लगभग 8 साल के बाद इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर। 2 लेडीज है, डॉडना और क्रिस्पर। डॉडना है और एक का नाम भूल रहा हूं, है ना। यह क्या है, क्रिस्पर कैस9 एक जेनेटिक सीजर है, यानी ऐसा कैंची जो जीन को काटता है। कैंची तो देखे होंगे जो हर चीज को, बाल उल को काटता है ना, तो यह ऐसा सीजर है जो जीन को काटता है। क्लियर। अब इस जो थेरेपी का नाम है वह है कैसगेवी, याद रखिएगा। अब पूछ सकता है कैसगेवी रिलेटेड टू, नीचे लिखा रहेगा फर्स्ट लाइसेंस थेरेपी इन द वर्ल्ड, विश्व का पहला लाइसेंसी थेरेपी है ना। तो यह थेरेपी क्या होता है, यह जीन के कारण होता है, शुरू में बताते हैं। तो जो भी फॉल्टी जीन होता है, जिस जीन के कारण यह होता है, उसी को काट के हटा देता है, यानी जिससे ब्लड का डिसऑर्डर खत्म हो जाता है और पर्सन ठीक हो जाता है। इससे पहले इसका परमानेंट ट्रीटमेंट अगर बात करें तो एक ही था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसमें डोनर वैसा होना चाहिए जिससे मैच करे बोन मैरो। तो बड़ा मुश्किल होता था, तो ये दोनों होने के बाद जल्दी ठीक नहीं होते थे, लेकिन अब यह कैसगेवी थेरेपी से, जीन थेरेपी से यह ठीक हो जाते हैं। तो इसमें कई कीवर्ड है, उसको आप याद रखिएगा, छोटा छोटा नोट्स भी बना लीजिएगा इसे, है ना। जैसे कैसगेवी लिख के और उसके आगे लिख दीजिएगा फर्स्ट लाइसेंस थेरेपी इन द वर्ल्ड, है ना। कैसगेवी क्या है, जीन एडिटिंग टूल से बनाया जाता है। जी कौन सा टूल, क्रिस्पर कैस9, है ना, इस तरह। अब आते हैं, थोड़ा सा देखिए, डीएनए कई बार आपके पीटी में पूछा हुआ। क्रोमोसोम, आप जानते हैं कि सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, यानी 46, 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, है ना। अब यह जो क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को दिया था। अब यहीं से पूरा मेरा लाइफ डिसाइड होता है ना। अब इसमें कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जिन्हों जीन कहते हैं, क्यों, क्योंकि वह डीएनए जो होता है वह प्रोटीन बनाता है, जिससे हमारे कैरेक्टर एग्जिबिट होते हैं। जैसे देखेंगे कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ने में, उनका लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, कुछ लोग एवरेज है, कुछ लोग टुनुक मिजाजी है। ये सारी जीन डिसाइड करते हैं। मेरा मीन्स हमारा डेस्टिनी डिसाइडेड बाय द जीन दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम मदर एंड फादर। क्लियर। अब यह जीन होता है, मान लीजिए, अब इस जीन में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, मोर देन 3 लाख नाइट्रोजीनियस पेयर होते हैं, ATCG, दोनों एक साथ ही रहते हैं, है ना। एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, आप स्कूल में पढ़े होंगे इसको। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अब मान लीजिए कि कोई ATCG, ध्यान से दिए, मैनुअल है हमारे लाइफ का। अगर यह टी ऊपर चल गया और ए नीचे आ गया ना, बहुत बड़ा भयानक चीज शरीर, अब यह ऐसा प्रोटीन बना देगा जिससे सारा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। यही होता है, इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। यही होता है इस दोनों डिजीज में बेस पेयर जो है ना म्यूटेट हो जाते हैं। क्लियर। देखिए इस तरह होता है, आप सुने होंगे राइबोसोम डबल नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन। इसमें क्या होता है, या थाइमिन की जगह
यहाँ पे यूरोसोल आ जाते हैं। तो ये याद रहेगा, कहीं पूछ दे, है ना। इसका पूरा फॉर्म क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब देखिए हमारे पेरेंट का रोल हमारे लाइफ में क्या होता है। आधा तो हम मदर से आते हैं जीन, आधे फादर से आते हैं, मिलके हम बनते हैं। जीनोम मीन्स सारे डीएनए को जीनोम बोलते हैं, याद रखिएगा। होल डीएनए इज कॉल्ड जीनोम। क्लियर। अब इसी से हमारा हाइट डिसाइड होता है, हमारा आई कलर डिसाइड होता है, हमारे पास कौन कौन से डिजीज आएंगे वो डिसाइड होता है। जैसे आप कोरोना में देखे होंगे बहुत लोग मास्क लगा के चल रहा है, बहुत लोग इसी तरह दौड़ रहा है। गांव वगैरह में मैं गया था तो देखा था। तो क्यों, उनका जो प्रोटीन है, उनका जो जीन है, वह बना ही नहीं रहा है कि उस डिजीज को अट्रैक्ट करे, उनको होगा ही नहीं डिजीज, है ना। तो अब ये सारे चीज यानी हमारा डेस्टिनी क्या है, यह जीन ही है। हम लाइफ में क्या करेंगे, क्या होंगे, कौन सा बीमारी होंगे, ऑल डिसाइडेड बाय जीन। लेकिन नया रिसर्च आया है कि यह नॉट डिसाइडेड बाय जीन, इट डिसाइडेड बाय इन्वायरमेंट ऑल्सो, जिसको बोलते हैं इपीजेनेटिक्स। अब याद रखिएगा, इपीजेनेटिक्स में भी पूछ सकता है कि इपीजेनेटिक्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इपीजेनेटिक्स मींस हमारे जीन को इन्फ्लुएंस हमारे इन्वायरमेंट भी कर सकते हैं, है ना। क्लियर। अब मान लीजिए कि हमारे जीन में ऐसा नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर सके, लेकिन इन्वायरमेंट मिल गया ना, तो जीन उस तरह का प्रोटीन बना सकता है। दैट ब्रांच इज कॉल्ड द इपीजेनेटिक्स। चलिए अब क्रिस्पर कैस9 की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन कैस9। कैस9 क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन कैस9। क्लियर। अब यह क्या है, एक सीजर है जो जीन को काटता है। अब यह सबसे पहले, यहां तो पूरा डिटेल नहीं करेंगे अब, यह एक ऐसा सीजर है जो इम्ब्रायो यानी भ्रूण में भी जीन को काट सकता है सारा, है ना। आप पढ़े होंगे चीन में एक वैज्ञानिक थे जिसका जियानकुई, यस जियानकुई, उन्होंने एक छोटे बच्चे को जन्म से पहले ही उनका जीन एडिट करके बना दिया कि उनको लाइफ में कभी एचआईवी हो ही नहीं सकता, यानी वो जो कुछ भी करे एचआईवी नहीं होगा। क्योंकि एचआईवी जिस जीन के कारण होता है वो जीन को काट के ही हटा दिया, हालांकि जेल में अभी, है ना। तो इससे क्या होगा कि डिजाइनर बेबी लोग तैयार करवा लेगा, है ना। तो यह क्लस्टर्ड या ये जो एबिलिटी है वह नॉर्मली बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में या नेचुरल डिफेंस सिस्टम बोला जाता है। जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया में अपने आप इस तरह का होता है कि इन्फेक्टेड डीएनए को बैक्टीरिया खुद में काट लेता है। तो वहीं से प्रेरित होके या बनाया गया या एक कंसेप्ट लाया गया। क्लियर। तो याद रखिए क्रिस्पर कैस9 जेनेटिक सीजर या एक कैंची है जो जीन को काटता है। इसका आविष्कार सबसे पहले 1912 में हुआ, 1920 में इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम आते हैं सिकल सेल का, थोड़ा सा बात कर ले। शुरू में हम बता चुके हैं कि सिकल सेल एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स है ना वहीं प्रभावित होता है। अब रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है, डिस्क की तरह होता है। रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, है ना। तो क्या होता है कि उसका जो शेप है ना, जो डिस्क साइज का शेप होता है वह क्रेसेंट बन जाता है, मतलब इस तरह का लंबा बन जाता है, जिसके कारण वह ब्लड वेसल्स में आराम से फ्लो नहीं कर पाता है, घूम नहीं पाता, तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिसका अगर बहुत तेज पेन होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन बहुत तेजी से होगा, है ना, अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि वह मूव कर ही नहीं रहा है, स्ट्रोक भी हो जाते हैं। अगर बात करें इंडिया की तो 30,000 से 40,000 बच्चे जो इंडिया में है ना, जो जन्म लिए हैं, वो इस तरह का डिसऑर्डर हर साल होते हैं। ज्यादातर ट्राइबल एरिया में होते हैं, इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बजट स्पीच में इसका चर्चा किए थे और इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव भी शुरू हो रहे हैं। क्लियर। इस तरह के होता है। नॉर्मल ब्लड सेल ऐसे होते हैं, या जो क्रेसेंट हो जाते हैं इस तरह का सेल। अब यह फ्लो करेंगे ही नहीं, ब्लड वेसल्स में रुक जाएंगे। अब जहां रुक जाएंगे वहां बहुत तेज पेन होगा, स्ट्रोक होगा, हर चीज तो ब्लड से ही होता है। अब इसका कारण भी जीन ही होता है। ए टी इसमें होता है, ऊपर टी चल जाता है, ए नीचे आ जाता है, जिसके कारण यह शेप पकड़ लेता है। क्लियर। इस तरह होता है नॉर्मल ब्लड सेल में GAG CTC होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए टी ऊपर चल गया और ए नीचे आ गया, तो यह शेप इस तरह का पकड़ लिया, इस तरह का प्रोटीन बना दिया जीन और इस तरह का शेप पकड़ लिया, है ना। तो यह क्या है, नॉर्मल है, और यह क्या है, म्यूटेंट है। क्लियर। अब हम आते हैं थैलीसीमिया। थैलीसीमिया भी
या जीन वाली है जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करके लाते हैं। अब इसमें क्या होता है, सीवियर एनीमिया, बहुत तेजी से खून की कमी हो जाता है। थैलेसीमिया क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन को क्या करता है, बहुत कम करता है। हीमोग्लोबिन कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल्स ही कैरी करता है, जिसके कारण बहुत थका थका आदमी रहता है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, हार्ट बीट इरेगुलर होता है, कभी तेज धड़कने लगेगा, कभी कम धड़कने लगेगा, है ना। तो यह भी क्या हो, लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग इलाज कराते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी ब्लड लेकर दूसरा चढ़ा देते हैं। यानी इसको ठीक होने के लिए, ठीक ठाक जीवन व्यतीत करने के लिए आपके पूरे लाइफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने पड़ेंगे। लेकिन कई बार होते हैं ट्रांसफ्यूजन से क्या होते हैं ना, आयरन जो है ना एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण भी बहुत परेशानी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चेलाटियन, चेलासिन या चेलाचियन बोलते हैं। क्लियर, याद रखिएगा ना। तो इंडिया में अगर बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो है ना थैलेसीमिया लेके पैदा होते हैं वर्ल्ड में, लगभग 1 से 1.5 लाख, है ना। अब थैलेसीमिया देखिए ऐसे होता है, हमारे ब्लड में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है। तो मल फंक्शन रेड ब्लड सेल इस शेप का हो जाता है। आपने देखा कि सिकल सेल में क्या होता था, इस तरह सिकल की तरह, क्रेसेंट की तरह हो जाता, चांद की तरह हो जाता है, और इसमें इस तरह का मल फंक्शन हो जाते हैं। दोनों रेड ब्लड से रिलेटेड है ना। अब ये थेरेपी कैसे काम करता है, देखिए सिकल सेल और थैलेसीमिया आप देख रहे, दोनों क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, जो जीन उससे रिलेटेड है ना, जो जीन उससे है वो रिलेटेड है। यानी रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन है जो इस तरह का काम करता है, जीन से क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, और रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन जो कैरी करता है सारे ऑर्गन और टिश्यू में, इसी के माध्यम से, प्रोटीन के माध्यम से। क्लियर। तो अब क्या किया जाता है इस थेरेपी में, पेशेंट का अपना ब्लड स्टेम सेल लेके उसको उसमें से यह निकाल के, जो जीन के कारण ऐसा हुआ है जिस बेस पेयर का, उसमें डाला जाता है। वह टेक्निक कौन है, काटने का, क्रिस्पर का। अब स्टेम सेल क्या होता है, देखिए स्टेम सेल यहाँ पे डिटेल्स नहीं करेंगे। स्टेम सेल वह सेल होता है जिसमें ग्रो करने की, किसी भी ऑर्गन में ग्रो करने का एबिलिटी होता है ना। अब जब हमारा जन्म होता है तो हम एक सेल ही होते हैं, जब जाइगोट तैयार होता है मम्मी के पेट में, तो क्या होता है, हम एक सेल होते हैं। एक सेल से हम इतने सेल बन गए, बिलियन सेल अभी है ना। तो उस तरह का कुछ सेल डिवाइड हो जाते हैं, कुछ सेल एज इट इज रह जाते हैं, उसको स्टेम सेल बोलते हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसी स्टेम सेल को लेके लैब में ऑर्गन वगैरह भी आजकल बना रहे हैं। तो वह जो जीन होता है उसका नाम रखा गया BCL11A, है ना, जिसके कारण क्या, जो जीन क्या करता है, जो भी फीटल, जो गर्भाशय में जो क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन रहता है, उस हीमोग्लोबिन से एडल्ट हीमोग्लोबिन में उसको ट्रांसफर करता है, माने बना देता है। याद रखिएगा, या BCLL। अब जब हीमोग्लोबिन ही हमारा खराब हो जाता है, यहाँ पे जो जीन है हीमोग्लोबिन का, अब क्या करता है, फीटल हीमोग्लोबिन बोन मैरो से निकाल लेते हैं, बोन मैरो से निकाल लेते हैं, और फीटल हीमोग्लोबिन निकाल लेते हैं बोन मैरो से, जो नेचुरली प्रेजेंट होता है हर आदमी के बर्थ के समय, है ना। और एडल्ट हीमोग्लोबिन के कारण यह बीमारी होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैसगेवी में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में होता है, उससे यह इसको निकाल लेते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एफ्रेसिस प्रोसेस। और उसके बाद में उसको लैब में थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, 6 मंथ लगते हैं, सेंड टू मैन्युफैक्चरिंग साइट, और उसको एडिट करते हैं क्रिस्पर Cas9 से, टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद में उस एडिट सेल को ह्यूमन बीइंग में डाल देते हैं, और कुछ दिन के बाद जो भी मल फंक्शन हो जाता है हीमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल, उसको वह मॉडिफाई कर देता है और रिप्लेस कर देता है, और आदमी ठीक हो जाता है। इस तरह देखिए, एक्सट्रैक्ट करते हैं सबसे पहले स्टेम सेल पेशेंट के बोन मैरो से। क्लियर। उसके बाद में उस स्टेम सेल को नॉर्मल सेल हीमोग्लोबिन में इन्फ्यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद में पेशेंट को बोन मैरो को थोड़ा न्यू स्टेम सेल लेते हैं, उसके बाद में उसको इंसर्ट करते हैं स्टेम सेल पेशेंट में, एडिट करने के बाद में, और पेशेंट ठीक हो जाता है। आया समझ में? चलिए, इस तरह इसी को एडिट कर देते हैं, यानी इस तरह काटते हैं। थोड़ा सा ही ग्राफ में देखिए, बी ग्लोबुलिन जीन Cas9 से काट देते हैं, उसके बाद में करेक्टेड बेस को करेक्ट कर देते हैं। अब ये TCG दिए है ना, टी को जगह ये जगह टी कर देते हैं, जो यह प्रोटीन बनाता है, या BCL जीन है, नाम रखा गया है जीन का
है ना, जो यह काम करता है और उसके बाद में आदमी ठीक हो जाता है। क्लियर? यह दो तरीका है ठीक करने का, दोनों में जीन एडिटिंग ही होता है। अब हम आते हैं, इस तरह काटते हैं, इस तरह इसको रिपेयर करते हैं, इस तरह एडिट कर देते हैं, क्रिस्पर कैस। अब हम आते हैं कि पॉम्पे डिजीज पेशेंट, पहला पॉम्पे डिजीज पेशेंट इंडिया का, उनका मर गई हैं और उनका ये डिजीज है, इनके फादर हैं, इनके मदर हैं और इनका नाम है निधि शिरोल। निधि शिरोल इंडिया का पहला पॉम्पे डिजीज पेशेंट है, वो मर गई हैं 24 साल की उम्र में। इस डिजीज से लड़ते लड़ते उनका देहांत हो गया। क्लियर? और 6 साल से वह सेमी कोमाटेज यानी आधे कोमा में थी और 2010 में उनके फादर जो पर्सन सिरोल है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज इंडिया ORDI, एक फर्स्ट NGO है कंट्री में जो रेयर डिजीज के लिए, ये भी एक PT अलर्ट बोल सकते हैं ORDI, चूंकि यह रेयर डिजीज है तो इनसे ग्रसित है, जो इनके फादर श्री ने शुरू किया है। तो अब पॉम्पे डिजीज क्या है? पॉम्पे डिजीज देखिए, इसका नाम है ग्लाइकोजीन स्टोरेज डिजीज टाइप 2। तो पॉम्पे डिजीज क्या है? एक रेयर जेनेटिक डिजीज। रेयर मींस बहुत कम लोगों में होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन का ही डिसऑर्डर है। अब इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, उस एंजाइम का नाम है अल्फा ग्लूकोसिडेज यानी GAA। अब यह एंजाइम क्या करता है, जो भी ग्लाइकोजीन होते हैं ना, ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में तोड़ता है। लाइसोसोम जो सेल के अंदर होते हैं, लाइसोसोम पता है ना, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, है ना। अब यह क्या होता है, इसका जो रेंज है 1000 में 1 से लेके 3 लाख में 1 बर्थ जो होता है वह इस डिजीज के साथ होता है, इसलिए इसको रेयर बताया गया है। यह डाइवर्स इथनिसिटी और पॉपुलेशन में पाया जाता है ना, और इसका भी कोई इलाज नहीं है इस पॉम्पे डिजीज का। पॉम्पे डिजीज अभी आप देखें, नॉर्मली ग्लाइकोजन जो होता है वह लाइसोसोम में इस तरह ब्रेक होता है, लेकिन इस डिजीज होने के बाद या जीन डिसऑर्डर म्यूटेट कर जाता है बेस पेयर, इस तरह होने लगता है। ये नहीं होता है, अगर होता भी है तो बड़ा डिसऑर्डर होता है। तो इसको पॉम्पे अफेक्टेड सेल और नॉर्मल सेल। क्लियर? अब इसकी कंडीशन को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका मसल्स, इस पेशेंट का मसल्स वीकनेस हो जाता है, यानी मोटर स्किल भी काम नहीं करता, मोटर स्किल डिले हो जाता है। मोटर स्किल माने मीन्स अगर हम हाथ उठाते हैं, हाथ उठाना चाहते हैं, हाथ उठा सकते हैं, चलना चाहते हैं, या क्या मोटर स्किल हमारे ब्रेन के में यह काम करता है, इसके कारण ऐसा होता है ना। तो वह मोटर स्किल भी उनका काम नहीं करता, वहाँ चाहे तो बैठ नहीं सकती है, घूम नहीं सकती है, क्राउलिंग नहीं कर सकती है ना। तो इस तरह इसके अलावा बोन पे भी डीजेनरेटिव, बोन बहुत कमजोर होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं सकती है, बहुत परेशानी होता है इस डिजीज में। इसके अलावा आपको ब्रेथलेसनेस भी हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब आते हैं, क्या पॉम्पे डिजीज क्यूरेबल है? बिल्कुल क्यूरेबल नहीं है पॉम्पे डिजीज। हाँ, इसका केवल अभी ट्रीटमेंट मौजूद है कि सिम्टोम को मैनेज किया जा सकता है, जिससे पेशेंट का थोड़ा सा लाइफ ठीक ठाक हो। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसका यूज किया जाता है। कुछ होता है जो भी मिसिंग एंजाइम है उसको इन्फ्यूज किया जाता है ना, लेकिन वो भी क्योर पूरी तरह नहीं होता। जिस तरह कैसकेवी की बात की, पहले नहीं होता था लेकिन अब हो गया, तो ये पॉम्पे डिजीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल है मेरा, तिवारी जनरल स्टडी, उसमें मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।